हमारे पास एक और एमटीक्यू है। दो एमटीक्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के। एक और एमटीक्यू हमारे पास है, एमटीक्यू नंबर 3 रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एमटीक्यू नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड में वो बता रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2009 इज अवेलेबल फॉर फन कंपनी विच ऑपरेट्स इन द टॉयज एंड गेम्स इंडस्ट्री। सारा डाटा दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बताई हुई है, देखते हैं कहीं काम आना है शायद। फन कंपनी सोल्ड 350 यूनिट्स इन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 में। उसने इस साल में 3.5 लाख यूनिट बेचे। और सेल उसने की है 61 लाख दो नहीं, 61 लाख नहीं, 6,12,80,000, यानी कि 61 मिलियन और 280,000। ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि टास्क नंबर 1 में हमने अगेन रेशोज निकालनी है। तो पहली रेशो तो सिंपल ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टू 1 डेसिमल प्लेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले मतलब एमटीक्यू नंबर 2 में ये देखा था, पीवीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो सवाल में अगर हम पीवीआईटी देखें तो हमारे पास पीवीआईटी 590 गिवन है। 590 डिवाइड बाय सेल्स 7,660 इंटू 100। ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, जरा कैलकुलेट करने की आंसर आ रहा है इसका। 590 डिवाइड बाय 7,660 डिवाइड मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेट करें। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? सर 7.7 है और चैट लॉक लगा हुआ है। तो चैट लॉग लगा हुआ है, 1 मिनट। चलो, अब नहीं लगा होगा। 7.7% आएगा हमारा आंसर। अच्छा, उसके बाद एसेट टर्नओवर की बात की जाए तो एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला हमारे पास है सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स भी गिवन है 7,660 और कैपिटल एम्प्लॉयड 3,330। ठीक है। तो सेवन, ये सिंपल है, 7,660 डिवाइडेड बाय 3,330। तो ये आ जाएगा 2.3, 1 डेसिमल प्लेस लिखना, 2.3 टाइम्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेल्स ऊपर आएंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वही जो अभी हमने निकाला था, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो पीबीआईटी हमारे पास गिवन है 590, कैपिटल एम्प्लॉयड 3,330। तो 590 डिवाइडेड बाय 3,330 इंटू 100 जरूर करना है इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई 100 होने। 17.717 है, तो मैं इसको 72 कर रहा हूँ। 717 है, इसलिए मैं 17.72 कर रहा हूँ। ये इस चीज़ का ख्याल रखना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। 17.7, 17.8, सॉरी, 1 मिनट, 1 डेसिमल प्लेस तक जाना है, फिर हम 17.8 करेंगे। 17.17 आ रहा है, 1 मिनट, 590 डिवाइड बाई 3,330। तो फिर 17.7 होगा, क्योंकि अगर 2 डेसिमल होता तो 17.71 था, तो 17.72 कर दिया। 1 डेसिमल प्लेसेस पे 17.7 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का क्या फॉर्मूला है? अगर मैं आपको रेजिडुअल इनकम का वैसे फॉर्मूला बताऊं, वैसे आप लोगों ने किया होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला है कि पीबीआईटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड पे नोशनल इंटरेस्ट की परसेंटेज। इसकी लॉजिक ये होती है कि हम प्रॉफिट जो भी इन्वेस्ट किया होता है वहां से जो प्रॉफिट आता है उसको माइनस करते हैं कि अगर यही पैसा हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोजेक्ट में जब हमने इन्वेस्ट किया तो हमें यहाँ से प्रॉफिट मिला 590 का। लेकिन अगर हम यही वाला कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन से वाला, ये 3,330 बैंक में इन्वेस्ट करते, तो बैंक हमें इस 3,330 पे कितने परसेंट देता है? ये लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बैंक हमें 12% देता। बैंक हमें 12% देता। यानी कि 3,330, अगर हम ये बैंक में इन्वेस्ट करते 12% बनता 399.6। यानी मैंने इस फिगर को जब किया तो ये 399.6 बन रहा है। लेकिन चूंकि हमने कहीं और इन्वेस्ट किया और कितना कमाया, 590। अब कितना ऊपर कमाया हमने इससे, 190 ऊपर कमाया, तो ये 190.4 हमारा जो आंसर आ रहा है, ये हमारा रेजिडुअल इनकम है 190.4। ये दोबारा सुन लो, तो दोबारा सुन लो, 190.4। रेजिडुअल इनकम ये होता है कि हमने जहां पे भी इन्वेस्ट किया वहां से जो प्रॉफिट आया पीबीआईटी में से माइनस करेंगे कि अगर यही इन्वेस्टमेंट हम किसी बैंक में लगाते, तो बैंक आपको देता है बदले में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट हम बोलते हैं, सूद नहीं बोलते हैं इंटरेस्ट लोन के ऊपर, ये होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ये कहते हैं 12% है। तो 3,330 पे 12% लगाया और 590 में से माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया।
अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि सर इस तरह का एमटीक्यू कैपलन में जिसमें इंक्रीज इन रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, इंक्रीज इन सेल्स पर डॉलर फॉर मार्केट रिसर्च, इस टाइप का पूछा हुआ है। बिल्कुल उस तरह के पूछ सकता है कि इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू परसेंटेज वाइज में उस टाइप के भी होते हैं। वो आपने जिस तरह आज एक एमटीक्यू शेयर किया था, और भी एक एमटीक्यू आप वो भी मुझे शेयर कर दें अगर कहीं मिलता है, तो जब एमटीक्यू सीरीज में मैं वो वाले सारे करवा दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई एमटीक्यू ऐसा दिखे जिसमें इसको इशू है, वो मुझे सेंड कर सकता है ग्रुप में, मैं अपनी सीरीज में उसको भी ऐड कर लूंगा और वो भी करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जिस सीक्वेंस में पहले जो मेरे पास ये वाले एमटीक्यू ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं वो वाले एमटीक्यू स्टार्ट कर दूंगा, ताकि हमारा ये वाला सीक्वेंस ना टूटे। ये काफी टेक्निकल और ये वो वाले एमटीक्यूज हैं। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, इस तरह के या इस टाइप के जरूर आपको पेपर्स में आएंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट से कलेक्टेड एमटीक्यूज हैं। और ये वो एमटीक्यू जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस टाइप के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसने आपसे पूछा है मार्केट शेयर। अच्छा, एक बात याद रखना, मार्केट शेयर क्या होता है। मार्केट शेयर का जनरल मतलब ये होता है कि आपका पूरी मार्केट में कितना हिस्सा है। जनरली मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में टोटल बंदे हैं 500, सही है। उसमें से सिर्फ आपकी दुकान पे आता है 50। टोटल मार्केट का मतलब 500 है, आपकी दुकान पे आता है 50। इसका मतलब आपके पास 10% मार्केट शेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे देखना है, यहाँ हम देखेंगे सेल्स के परस्पेक्टिव से। हमारी अपनी सेल्स कितनी है, अगर देखें 7660, हमारी अपनी सेल्स कितनी है यहाँ पे 7660, आगे 000, ऐसे ही है। लेकिन उसने बता, ये हमारी सेल है जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री की टॉयज एंड गेम्स की टोटल सेल्स कितनी है 61280000। यानी कि हमारी अपनी सेल है 766000, जबकि पूरी इंडस्ट्री की सेल है 61280000। यानी कि हम इस तरह देखेंगे कि पूरी मार्केट में जितनी भी सेल होती है उसमें हमारा कितना हिस्सा है। तो 766, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6128, ये आ जाएगा 0.125 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो ये आ जाएगा 12.5%। तो मार्केट शेयर के बारे में हमेशा ख्याल रखना है। मार्केट शेयर का मतलब कि पूरे इंडस्ट्री की सेल में से हमारी सेल कितनी होगी है। हमारी सेल जितने परसेंट होगी उतना हमारा मार्केट शेयर है, इसलिए यहाँ पे 12.5 आंसर आया। क्लियर हुआ मार्केट शेयर। बताओ, ये वाले पांचों क्लियर हैं? यस लिखो एक मरतबा ताकि आगे चलें। यस लिखो ताकि आगे चलें। मुझे पता है काफी टाइम हो गया है, थक गए होगे तुम लोग भी। भाई भी थका हुआ है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, भाई कभी पढ़ाने में थकता नहीं है। तुम लोग बस मोटिवेटेड रहो। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक हो गया। रिपीट कर दूं? कौन सा मार्केट शेयर रिपीट करूं मारिया, या किसी और इसमें इशू है? मार्केट शेयर मैंने बताया कि पूरी मार्केट में आपका कितना हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूरी मार्केट में टोटल जो सेल होती है जो कस्टमर को, वो होती है 100 रुपए की। उसमें से मेरी दुकान सेल करती है सिर्फ 10 रुपए का, 10 रुपए का माल। इसका मतलब 100 में से 10 का मतलब कि मेरे पास जो शेयर है मार्केट का हिस्सा है वो 10% है। तो जिस तरह यहाँ उसने बताया कि हमारी अपनी सेल है सेवन, ये हमारा अपनी जो हमने सेल निकाली वो ये 766 टेट्रा जीरो, ये हमारी सेल है। लेकिन पूरी मार्केट, पूरी इंडस्ट्री में जो टोटल सेल होती है कस्टमर को, वो 612800, यानी कि बड़ी मार्केट है, उसमें हमारा कुछ हिस्सा है ना। तो कितना हिस्सा ये बताना है, तो हमारी जो सेल है उसको डिवाइड करना है पूरी इंडस्ट्री की सेल से। तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100, तो इस तरह आंसर आएगा कि हमारा मार्केट शेयर कितना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम आर बोथ मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। वो कह रहा है ये परफॉर्मेंस मेजर्स हैं दो। डज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ ROI, RI, बोथ और नाइदर। यानी कि हमने बताना है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ROI से रिलेटेड कौन सा है, RI। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, RI का मतलब रेजिडुअल इनकम, जो मैंने ऊपर बताया था। अभी फॉर्मूला लिखवाया भी था, PBIT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड पे परसेंटेज जो लगा थे। ROI है जो ROCE हमने पढ़ा, PBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखते हैं। पहला वो कह रहा है प्रोवाइड्स द रिलेटिव मैयर, प्रोवाइड्स द रिलेटिव मैयर ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। रिलेटिव मैयर ये होता है कि जो एग्जैक्ट आंसर ना दे रहा हो बल्कि रिलेट कर रहा हो। अब ROCE का ये इशू है, ROCE का ये इशू है कि ROCE का फॉर्मूला ये है कि ऊपर आता है PBIT और नीचे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, और आंसर हमेशा आता है परसेंटेज में। जहां परसेंटेज में आंसर है, इसका मतलब वो रिलेटिव मैयर है।
रिलेटिव मैयर यानी वो किसी चीज को बेस रख के उसके मुताबिक बता रहा है। अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं बता रहा ना प्रॉफिट कितना है, यानी आरओसी ये तो नहीं बता रहा ना कि पैसे कितने आ रहे हैं। आरओसी ये बता रहा है कि जितना कैपिटल था उसके मुताबिक उसके रिलेटिवली पीबीआईटी कितना, यानी ये रिलेटिव मैयर है। आरओआई जो है ना वो रिलेटिव मैयर है, तो ये आरओआई के लिए ठीक है। अब देखते हैं क्या ये आर आई के लिए यानी रेजिडुअल इनकम के लिए भी यही हुआ, तो फिर बहुत कर देंगे, नहीं तो खाली आरओआई को क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब जो आर आई है ना रेजिडुअल इनकम, ये आपको आंसर बताता है वैल्यू में, कोई ना कोई डॉलर्स में। यानी जब इसका फॉर्मूला लगेगा पीबीआईटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड पे परसेंटेज, तो आंसर इसका जो फाइनल आएगा वो किसी डॉलर में आएगा, जैसे $200। तो हम कहेंगे कि हमने नॉर्मल बैंक में अगर इन्वेस्ट किया होता और असल में हमने 200 ज्यादा कमा लिया है, पीबीआईटी ज्यादा है, तो इसको हमने आर आई बोला। तो ये आपको रिलेटिव मैयर नहीं देता, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। ये आपको देता है, इसके लिए टर्म यूज होती है एब्सोल्यूट मैयर, यानी आर आई देता है एब्सोल्यूट मैयर यानी एक्चुअल वैल्यू, और आर ओ सी ई देता है रिलेटिव मैयर क्योंकि ये परसेंटेज में निकालता है। तो इसका मतलब पहले का ऑप्शन होगा आर ओ आई ओनली, क्योंकि ये सिर्फ प्रोवाइड करता है, यानी प्रोवाइड करता है रिलेटिव मैयर फॉर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि रिलेटिव मैयर करता है, एब्सोल्यूट मैयर नहीं करता। और आर आई नहीं करता, इसलिए मैं उसके लिए नहीं लिखूंगा, आर ओ आई ओनली। आगे, फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस यूनिट्स ऑफ डिफरेंट साइज, यानी हम डिफरेंट साइज के कंपैरिजन कर सकते हैं। अब एक बात बताता हूँ, आर ओ सी का ये फायदा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिवीजन है 1, एक डिवीजन है 2। डिवीजन 1 2 का मतलब जैसे एक मेरी काम की ब्रांच, कोई भी काम है मैं कुछ बेचता हूँ, एक ब्रांच लाहौर में एक कराची में। अब डिवीजन 1 जो लाहौर में वो बड़ी ब्रांच, काफी बड़ी ब्रांच है और डिवीजन 2 छोटी सी ब्रांच है। अब बात यह है कि मैं अगर इनकी परफॉर्मेंस दोनों को आपस में कंपैरिजन करना चाहूँ, तो एक बड़ी ब्रांच एक छोटी में कंपैरिजन नहीं कर सकता। लेकिन आरओसीई एक ऐसी चीज है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ कंपैरिजन के लिए। क्यों? क्योंकि आरओसीई मुझे ये तो नहीं बता रहा ना कि कितने पैसे बने, वो परसेंटेज में बता रहा है कि जितना इनको पैसा दिया गया था। जैसे मैंने बड़ी ब्रांच को दिया टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए का, कि 1 लाख रुपए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने मुझे बना के दिया 20,000 का प्रॉफिट, यानी आरओसी कितना हो गया 20%। 20,000 बना के दिया 1 लाख की कैपिटल पे 20%। छोटी ब्रांच को मैंने दिया 50,000, इन्होंने मुझे बना के दिया 15,000, यानी 30%। तो अपनी अपनी रेंज के अंदर रहते हुए इन्होंने कैपिटल का कितना बेहतर इस्तेमाल किया, ये मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि डिवीजन 2 ने आरओसीई की बेस पे अगर देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि उन्होंने उनको जितना पैसा दिया गया था उन्होंने उस पैसे में रहते हुए 15,000 कमाया। अब देखने में 15,000 20,000 से कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो कम दी थी। तो ये एक रिलेटिव मैयर होने का ये फायदा कि आप डिफरेंट साइजेस वाले जो बिजनेसेस होते हैं ना उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि डिवीजन 1 है उसका प्रॉफिट 20,000 है, इसका 15,000, मैं बोलूँ यार डिवीजन 2 तो बहुत फारेग है क्योंकि उन्होंने कम प्रॉफिट बनाया। अरे भाई छोटी डिवीजन है वो, उनको जितना पैसा कैपिटल दिया गया था उसके मुताबिक उन्होंने 30% निकाला कैपिटल का, इन्होंने सिर्फ 20% निकाला है। तो ये इसका फायदा है आरओसी का कि ये डिफरेंट साइजेस को हेल्प कर सकता है। तो ये लिखा हुआ है फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस यूनिट्स ऑफ डिफरेंट साइज, तो ये आर ओ आई ओनली होगा, आर आई भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो ना आर आई आता है एब्सोल्यूट वैल्यू में, अब बड़े बिजनेस का आर आई ज्यादा ही होगा ना छोटे बिजनेस से, क्योंकि आर आई तो एक्चुअल वैल्यू है। तो जो बड़ा बिजनेस होगा उसके पीबीआईटी बड़े होंगे, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ा होगा, तो उसका आर आई भी ज्यादा आएगा। तो उस पर हम कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, ये तो नहीं कह सकते इसका आर आई बहुत ज्यादा ही अच्छा है ये बुरा है, ऐसा इसको कंपेयर नहीं कर सकते। आर आई हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास सेम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, उनमें कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में कंपेरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका भी आर ओ आई होगा। अच्छा, 1 मिनट बस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ensures that manager will select investment project with positive एनपीवी। वो कह रहा है आरओआई और आर ओ आर आई इनमें से दोनों या एक या कोई भी नहीं, आपको हेल्प करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स उन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में जाना जिनकी पॉजिटिव एनपीवी है। भाई आरओआई और आर आई का ताल्लुक एनपीवी से है ही नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे नाइदर। हम यहाँ लिखेंगे नाइदर, क्योंकि देखो ना आरओआई भी सिर्फ ये बताता है कितना प्रॉफिट कमाया इन्वेस्टमेंट के बदले, आरआई भी बताता है कि कितना हमने ऊपर कमाया है अगर हम बैंक के बदले नोशनल इंटरेस्ट के बदले ऊपर कितना कमाया, तो ये बताता है। एनपीवी पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं आरओआई और आरआई से, इसलिए वो ना इधर, क्योंकि ताल्लुक ही नहीं इन दोनों चीजों का। बेस्ड ऑन प्रॉफिट
रेदर देन कैश फ्लो। तो ये बातें तो ये तो बहुत के लिए होगा, क्योंकि इसमें भी प्रॉफिट लिखा जाता है पीबीआईटी, और इसमें भी प्रॉफिट की बेस पे आप कैलकुलेशन करते हो। तो इसमें होगा बहुत, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट की बेस पे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला चैप्टर होता, कोई इन्वेस्टमेंट टेक्निक होती, तो वहां हम बोलते कि हम प्रॉफिट नहीं यूज करते, वहां कैश फ्लो यूज होता है, ये रूल है। ये जो रेशोज है यहाँ पे प्रॉफिट यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक? जरा अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दें, एक मरतबा यस लिख दें अगर क्लियर है। भाई अगर ये बातें क्लियर हैं तो एक मरतबा यस लिख दें। अच्छा एक सर ये जो थर्ड पॉइंट, जी जी। ये जो थर्ड पॉइंट है एनपीवी, एनपीवी वाला, अगर हम ये देखें तो ये थोड़ा सा रिलेट नहीं करता आरआई के साथ। बेशक इसमें हम एनपीवी नहीं देख। ठीक है। ओके सर, ओके, हो गया क्लियर। ओके क्लियर हो क्लियर। गया, शुक्रिया। क्योंकि उन्होंने बोला जी जी। एंश्योर्स दैट मैनेजर विल सिलेक्ट। आरओआई या आरओआई आपको इस चीज की कोई एश्योरिटी नहीं देता कि मैनेजर सही जगह इन्वेस्ट करेगा पॉजिटिव एनपीवी में। मैनेजर गलत जगह इन्वेस्ट कर ले, ये आरओआई या आरआई से थोड़ी पता चलेगा, ताल्लुक ही नहीं ना आपस में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आया हुआ चैट में, क्विक रेशो गिवन इन क्वेश्चन, और पूछा गया है कि इफ कंपनी पे ओवरड्राफ्ट तो फिर क्या होगा क्विक रेशो के साथ। तो सिंपल सा सवाल है। क्विक रेशो का फॉर्मूला ऊपर आता है करंट एसेट्स, जिसमें इन्वेंटरी नहीं होती, नीचे आता है करंट लायबिलिटी। तो जब करंट लायबिलिटी पे हो जाएगी, ऑब्वियसली वो करंट एसेट से ही पे होगी, ऑब्वियसली वो करंट एसेट से पे होगी। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स में था, एक था कैश, 100 का कैश था, प्लस 50 की हमारे पास इन वो रिसीवेबल्स थे, और इन्वेंट्री मैंने ऐड ही नहीं करनी क्योंकि रेशो में। और हमारा जो टोटल लोन था वो था 70 का, पहले 70 का था, सही है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये बन रही है क्योंकि रेशो 152 या 75 का कर लेते हैं। 75 तो 150 डिवाइडेड बाय 75, ये आएगा 2:1। क्योंकि रेशो आ गई 2:1। अब हुआ ये कि हमने इसमें से 75 में से फॉर एग्जाम्पल 35 रुपीज का डेट उतार दिया। तो अब मैं 35 का डेट ऑब्वियसली इस कैश से उतारा होगा ना। तो इस 100, ये 100 कितना हो गया, 65 हो गया, क्योंकि इसी में से कैश दिया, प्लस 50 हमारे पास रिसीवेबल उतनी ही है, इन्वेंट्री वैसे नहीं डालनी, और यहाँ 35 अगर हमने निकाले तो हमारे पास बच गए 40। अब हम देखते हैं इसको, तो 65 प्लस ये आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 40। अब क्विक रेशो हो गई है 2.875:1। तो हम बोलेंगे कि हमारी क्विक रेशो इंक्रीज कर जाएगी, क्विक रेशो इंक्रीज कर जाएगी अगर हम कुछ लोन पे करें। जब हम कुछ लोन पे करें तो हमारी क्विक रेशो इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? ये जिन्होंने पूछा था उनको क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है जिसमें हमने एक पॉइंट बताना है। एन एनालिस्ट हैज कैलकुलेटेड द फॉलोइंग रेशियोज फॉर फन कंपनी फॉर द कंपैरिजन ऑफ द टॉयज एंड गेम्स इंडस्ट्री एवरेज। अगेन हमारी कंपनी और हमारे इंडस्ट्री की एवरेज, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हाँ, वो कह रहा है हमने बताना है रिलेट करके। पहला कह रहा है फन कंपनी लिक्विडिटी इज बेटर या वर्स देन इंडस्ट्री एवरेज। तो देखते हैं, अगर हम फन कंपनी की करंट रेशो से पता चलेगा ना लिक्विडिटी बेहतर है कि नहीं। ये 1.4 है, ये 1.2, इसका मतलब हम इंडस्ट्री से बेटर है, तो पहला तो हो जाएगा बेटर। पहला तो हो जाएगा बेटर सीधा सीधा, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडस्ट्री से बेटर है यहाँ पे। इट्स कैपिटल गियरिंग इज सेफर या रिस्कियर देन इंडस्ट्री एवरेज। गियरिंग का क्या सीन है कि इंडस्ट्री में 30% है और हमारी 455 है। हमें पता है भाई 55 ज्यादा गियरिंग ज्यादा रिस्क, तो हम रिस्कियर है, तो दूसरे में है रिस्कियर। तीसरा वो कह रहा है इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स लोन्स इज डैश देन इंडस्ट्री एवरेज। अब वो कह रहा है कि उनकी जो लोन देने की कैपेसिटी है, देखो उनकी जो लोन देने की कैपेसिटी पे बात हो रही है। अब लोन देने की जो कैपेसिटी है वो पता चलती है सर्विस इट लोन्स, इट्स एबिलिटी। सर्विसेज लोन्स का मतलब कि जो लोन उसने लिए हुए हैं, वो ये बता रहा है कि जो लोन उसने लिए हुए हैं वो उसको किस तरह मैनेज कर रही है। इसका पता चलेगा यहाँ से, इसका पता चलेगा ये यहाँ से इंटरेस्ट कवर से। अब नॉर्मल इंडस्ट्री का इंटरेस्ट कवर 5 है, 5 टाइम 5 टाइम्स है, इसका 6 टाइम्स, यानी इसका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और इसका इंटरेस्ट कम है। इसका मतलब ये लोन को अच्छे तरीके से इंडस्ट्री से इसका एवरेज बेहतर है कि ये अपनी लोन्स वगैरह ले सकती है, उसको सही से सर्विस कर सकती है, यानी कि ये एबिलिटी टू सर्विस लोन्स, यानी लोन्स ले सकती है, उसको मैनेज अच्छे से कर रही है। कैसे पता चला मैनेज अच्छे से कर रही है? क्योंकि इसकी जो प्रॉफिट है
वो ज्यादा है इसका अपनी कंपनी का, जो पीबीआईटी है वो ज्यादा है, और लोन उस लिहाज से जो कम है, यानी कि इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना है वो कम है, तभी इसकी जो इंटरेस्ट कवर है वो ज्यादा आ रहा है। इंटरेस्ट कवर ज्यादा का मतलब कि लोन इजीली ले सकती है और अच्छे से मैनेज कर रही है। तो हम बोलेंगे इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स लोन इज बेटर देन इंडस्ट्री एवरेज, क्योंकि इसका 5 है, इसका 6 है। जितना इंटरेस्ट कवर ज्यादा है, इसका मतलब अच्छी बात है ना, क्योंकि हम इजीली कर सकते हैं। आगे बोला हुआ है देखो, विच कुड मीन दैट वगैरह, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फंड कंपनी हैज अ डैश लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देन इंडस्ट्री एवरेज। का मतलब ये भी हो सकता है कि फंड कंपनी का हायर प्रॉफिट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अभी बताया तो है पीबीआईटी ज्यादा है, तभी तो लोन का इंटरेस्ट इजीली पे हो रहा है। ठीक है, तो इस वो ये कि इसने रिलेट किए दो बातें, कि इस जो उसके लोन है अच्छे से सर्विस वो ले रहा है लोन की, यानी बेटर है इंडस्ट्री एवरेज से, इसका ये मतलब हो सकता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो बिल्कुल ये ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन इसका हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोगों को? कंफर्म करो जरा। कोई क्वेश्चन है इस एमटीक्यू के अंदर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ पे एमटीक्यू वैसे खत्म है।